स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, जिनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उर्मिल गुलाटी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रेम कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सचिन कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आदित्य राज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान आज इस रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को एक्यूप्रेशर से परिचित कराने के लिए प्रोफेसर सुषमा ओझा, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से हमको ये प्रेरणा मिली और हम लोग एक्यूप्रेशर की दिशा में आगे बढ़ सके। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा संकल्प है। और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम
अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में धनंजय सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं समवाय फाउंडेशन के और सेमेस्टर 6 कर चुके हैं। तो उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं और आज हमारा विषय है मानव शरीर विज्ञान में जो किताब हमारी है बीएचबी में, उसमें सेल सेल क्या है इसके बारे में वार्ता करेंगे। श्री धनंजय, मैं शेयर कर दे रहा हूं। शेयर हो रहा है? जी सर, हो रहा है। जी। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह आपको जो है सेल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेल हमारी जो है शरीर की एक सबसे छोटी इकाई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ये सबसे छोटा अंग नहीं है बल्कि सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे इसके अंग इसके सेल के जो है मौजूद हैं, जिसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सेल का अपना एक स्ट्रक्चर है और वो अपना एक जो है अलग अलग कार्य करता है। सेल मानव शरीर जो है हजारों मतलब करोड़ों सेल से बना हुआ है, जिसमें भिन्न प्रकार के जो है सेल कार्य करते हैं। प्रत्येक सेल स्वतंत्र रूप से अपना श्वसन, संकुचन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सारे अपने करते हैं जो है। और सबसे छोटा सेल जो है होता है वो पुरुष का शुक्राणु, और सबसे बड़ा जो सेल होता है वो होता है आपका फीमेल का ओवम, अंडाणु। और सबसे लंबी सेल जो होती है वो न्यूरॉन की होती है सर, ब्रेन की। जिसका विभाजन नहीं होता न्यूरॉन सेल में जो है। और कुछ सेल शरीर की आवश्यकता अनुसार अपना विशेष कार्य करने है तो अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं। सेल का निर्माण पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उन्हीं से सेल का निर्माण होता है, जो है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसी से सेल का निर्माण होता है। और हमारा शरीर जो है उसी स्ट्रक्चर से बना। तो सबसे पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से जो है संपूर्ण बॉडी। तो सेल में कुछ बहुत उसके अंग होते हैं जिसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो है जो अपना उसी के द्वारा शरीर का संचालन होता है। तो एक एक कर उसके अंग को जो है हम लोग पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है उसका केंद्रक, न्यूक्लियस। नहीं, इसके पहले जो है हम बता दें कि सेल की एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन के अंदर ही सेल जो है पाया जाता है, जिसके अंदर ये सारे जो है उसके ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। यह एक महीन झिल्ली से बना होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, जिसमें असंख्य छिद्र होते हैं, जिसके बाद पोषक तत्व अंदर बाहर होते हैं। जो है ये ऐच्छिक होता है, जिसको
चाहता है उसी को जो है वो अंदर जा आ सकता है और बाहर जा सकता है। और इसी झिल्ली के अंदर जितने अंग हैं जो है वो अपने जगह पर स्थिर रहें, इसके लिए जो है उसके अंदर जो उसके खाली जगह है वो साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य से भरा होता है। क्योंकि अगर वो जीव द्रव्य न हो तो सेल आपस में ही जो है टकराएंगे जो है, तो वो सेल अपना काम नहीं कर सकते जो है, इसलिए वो जो है जीव द्रव्य से साइटोप्लाज्म से जो है भरा होता है, जिसके कारण जो है सेल के अंदर मौजूद सारे अंग जो है अपने स्थान पे स्थिर रहते हैं। सबसे पहले केंद्रक के बारे में जो है चर्चा करते हैं कि ये सेल का जो है एक तरह से प्राण है, सेल का कंट्रोल भी इसको जो है कह सकते हैं। जो सारे सेल के अंदर जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स हैं सबको ये नियंत्रित करता है और कंट्रोल भी करता है, सबको निर्देशित करता है ये न्यूक्लियस। इसी के अंदर जो है डीएनए, आरएनए और जीन्स पाए जाते हैं। ये भी एक झिल्ली के अंदर जो है मौजूद होता है, इसमें भी एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसके अंदर भी उसके कुछ अंग हैं तो वो स्थिर रहे इसलिए इसमें भी जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य जो है। ये सेल के सारे अंगों को जो है निर्देशित करता है, कंट्रोल करता है, और ये सेल का सबसे बड़ा अंग है केंद्रक, न्यूक्लियस। और इसी के जो इसका जो है मेम्ब्रेन है जो है, जो बाहरी अंग मेम्ब्रेन का जो बाहरी है उसी से जुड़ा हुआ जो है सेल का जो है ये इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, इसी से जो है इसके बाहरी सतह से जो है जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद जो है दूसरा इसका जो है अंग है सेल का जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या संख्या में अनिश्चित तथा सेल का जो है पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये जो है ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन क्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन के द्वारा जो है इसका ग्लूकोज के माध्यम से ईंधन को जलाकर ऊर्जा जो है ये उत्पन्न करता है। यह न्यूक्लियस से नियंत्रित नहीं होती है जो है, यह भी एक महीन झिल्ली में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है जो है ऊर्जा बनाना, और इसी ऊर्जा से जो है हर जगह ऊर्जा जो है एनर्जी जाती है जिससे शरीर काम करता है। और ऊर्जा जो है ये भोजन के द्वारा इसको जो है मिलता है, उसके बाद जो है ये अपना काम करके जो है ऊर्जा को उत्पन्न करता है सेल, और सारे शरीर में जो है ऊर्जा इसी के माध्यम से जाता है। दूसरा है इसका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको कहते हैं ईआर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये न्यूक्लियस के बाहरी सतह से जुड़ा हुआ होता है जो है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही कोई लिख रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आ तो रही, आ रही है आवाज। आवाज आ रही, अपना चेक करिए आप लोग। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस के बाहरी सतह से जुड़ा होता है, या बेलनाकार
मतलब लंबाई में होता है, क्योंकि इसमें 2 साइड होता है, एक साइड रफ होता है और एक साइड स्मूथ होता है, जिसकी लंबाई 10 से 20 माइक्रोन डायमीटर की होती है। इसका आधा भाग रफ होता है और आधा भाग स्मूथ होता है। रफ भाग में ही जो है राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। एवं स्मूथ भाग जो चिकना भाग होता है, वहाँ लिपिड और फैट का निर्माण होता है। तो ये ईआर का काम जो है प्रोटीन का निर्माण करना है, जो राइबोसोम करता है। और राइबोसोम सेल का सबसे छोटा अंग भी होता है, जो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, और ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब जब राइबोसोम के द्वारा जब प्रोटीन का निर्माण होता है, तो फिर गाल्गी अपरेटस यानी गाल्गी बॉडी जो है, इसका काम होता है कि इस प्रोटीन को जो है ट्रांसपोर्ट करना, हर जगह जिसकी जहाँ आवश्यकता है जो है उसको वहाँ पहुँचाना। तो ये इसीलिए इसको ये ट्रांसपोर्टर का काम करती है, और ये भी ईआर से जो है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है। और राइबोसोम का काम पैकेजिंग का भी होता है। वो मतलब प्रोटीन को अपने पास इकट्ठा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कौन सी प्रोटीन कहाँ को भेजना है। उसके बाद उस प्रोटीन को जो है वहाँ भेज देती है, इसलिए इसको सेल का ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है जो है लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो मृत सेल को जो है गला देता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है जो है, क्योंकि सेल जब अगर मृत हो जाते हैं कोई जो है सेल, तो अगर ये नहीं ना हो जो है तो शरीर में सड़न पैदा हो जाए, तो इसलिए जो है ये सेल के जो है मृत सेल को जो है ये गला देती है, जिससे शरीर में जो है सड़न पैदा नहीं होती है। और कभी कभी जब सेल का कोई भी अंग काम नहीं करता सारे शरीर को ही जो है, तो ये अपने आप को ही जो ब्लास्ट कर देता है और पूरे सेल को जो है समाप्त कर देता है, ताकि वहाँ नया सेल का निर्माण हो जाए जो है। इसीलिए इसको जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो ये लाइसोसोम का जो है बहुत महत्व है शरीर में। लेकिन ये लाइसोसोम चूंकि ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड का एक जो है साइकिल होता है 120 दिन का शायद होता है जो है ना, इसका जो है जो स्प्लीन में जाकर जो है खत्म हो जाता है। तो लाइसोसोम केवल ब्लड में नहीं पाया जाता, बाकी हर जगह पाया जाता है। जैसे कभी हमको जो है अगर चोट लग गई तो देखो वहाँ जो है उस स्थान के सारे सेल मर जाते हैं, काला हो जाता है। तो अगल बगल के जितने जो है जीवित सेल होते हैं, उसके लाइसोसोम अपना जो है एंजाइम थोड़ा थोड़ा जो है बाहर भेजते हैं, तो वहाँ के जो है धीरे धीरे वो जगह जो है वो पुनः जीवित हो जाती हैं, जो कालापन वहाँ खत्म हो जाता है। तो इसमें एक सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, जो सेल का विभाजन करता है। जो आप जो है उसके जो है उसमें देखेंगे जो है सेल, उसमें तो सेंट्रोसोम भी जो है सेल को विभाजन करता है। यही सेंट्रोसोम जो है न्यूरॉन में जो है ब्रेन सेल में नहीं पाया जाता, इसीलिए वहाँ जो है सेल अगर टूट गया जो है तो आदमी कोमा में चला जाता है, क्योंकि वहाँ विभाजन नहीं होता। और लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। तो ये सेल का जो है सारे अंग थे जो है, जिनके अपने अपने
ये काम है। इसके बाद आता है टिश्यू, और सेल से ही जो है टिश्यू बनता है। तो टिश्यू का निर्माण जो है एक समान संरचना और समान कार्य करने वाले सेल के समूह को ही टिश्यू कहते हैं जो है। जैसे स्किन है, हड्डी है, ये सब जो है अलग अलग संरचना और अलग अलग काम करने के समूह के समूह को जो है ये टिश्यू कहते हैं। जो मानव शरीर में लगभग 5 प्रकार के टिश्यू जो है यहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यह शरीर के बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर पाई जाती है। यह शरीर को जो है अंगों की रक्षा करता है, यह श्रवण और उत्सर्जन भी करता है, शरीर को ढकता है, उसको यह सुरक्षा प्रदान करता है। यह त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी और के आंतरिक भाग, फेफड़े आदि में पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, उसमें गैप नहीं होता जो है। ये मेन इसका वो जो है कि वो आपस में जुड़े होते हैं जो है, इसमें गैप नहीं होता। इसकी संरचना जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं जो है। ये घनाकार भी होता है, ये आयताकार भी होता है, और ये स्तंभाकार होता है, बेलनाकार होता है जो है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसा कि नाम से ही है कि ये दो सेलों के मध्य जो है ये कनेक्ट करता है, ब्रिज का कार्य करता है। यह शरीर में जो है 2-3 इसके जो है 4 रूप में 5 उसमें पाए गए हैं जो है। तो हमारा जो है शरीर में बहुत सारे जो है टिश्यू और आर्गन मिलाकर जो है जो ये शरीर बना है, तो उसको आपस में कनेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू जो है। इसमें सब कनेक्टिव टिश्यू में पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि कार्य करते हैं और अंगों को ये सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। यानी एरियोलर का मतलब है गैप, गैप को ये फिल करते हैं। जो हमारे शरीर में जहाँ भी जो है दो हड्डी के बीच या मांस और हड्डी के बीच, स्किन और मसल्स के बीच जो है जो गैप होता है उसको ये टिश्यू भरते हैं जो है आपस में। तो पूरे शरीर में जो है कोई भी जगह खाली नहीं होती, वो इसी कारण जो है ये गैप को जो है भर के और उसको जो है एक ढांचा, एक आकृति जो है देते हैं, सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। और जैसा कि इसका जो है उदाहरण है पेशीय तंत्रिका, लिंगामेंट और वाल्व में जो है। लिंगामेंट क्या है जो है, लिंगामेंट जैसे हड्डी को हड्डी से जो है लिंगामेंट से ही वो जुड़ता है। जो हड्डी के बीच में जो जो गैप होता है वो लिंगामेंट के कारण ही जुड़ता है, उस लिंगामेंट से ही वो उसको जोड़ते हैं। और टेंडन जो है वो हड्डी और मसल को जोड़ता है, आपस में जो है कनेक्ट करता है। दूसरा इलास्टिक एरोलर टिश्यू जो है, जैसा कि इससे है कि ये मूवमेंट प्रदान करता है। इलास्टिक टिश्यू जो है ये सॉफ्ट होता है, लूज होता है, और ये गति प्रदान करता है। इससे मूवमेंट आसानी से होता है। धमनियों में, आर्टरीज में जो है इस तरह के कनेक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं। तीसरा है आपका फैटी कनेक्टिंग टिश्यू, जो वसा के भंडार गृह हैं, अधिक संख्या में त्वचा के नीचे ये मौजूद होते हैं। फैटी टिश्यू इसे नाम से ही वो है कि ये जो है भंडारण करता है फैट को जो है। जो हम
भोजन आदि लेते हैं और जितना बर्न हो जाता है, जो बच जाता है, वो इसी फैटी टिश्यू में जाके इकट्ठा होता है। इसीलिए ये जो है, जैसे पेट हमारा जो है, पेट निकल आता है जिसका, जो है वो फैटी टिश्यू के कारण ही जो है, जो वसा वहाँ भर जाती है जो है, तो वो निकल जाता है। लीवर भी कभी कभी फैटी होता है, जो वहाँ भी टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं, वसा। तो फैटी टिश्यू जो है के कारण ये फैट जो है स्टोर होता है। तीसरा है लिम्फोसाइट कनेक्टिंग टिश्यू। ये एक तरह से फ्लूइड टिश्यू है, जैसे ब्लड टिश्यू है, नीचे ब्लड का ये जो है, उसी तरह से ये लिम्फ टिश्यू है। ये भी जो है डिफेंसिव के लिए है ये विषाणु का प्रवेश। हाँ, वो जो है सर, ये डिफरेंसेस के लिए जो है, जो हमारे अगर शरीर में जो बाहरे एंजाइम या बाहर एंटीजन आ जाते हैं जो है, तो उसको खत्म करने के लिए जो है ये लिम्फ टिश्यू जो है कार्य करते हैं। ये भी ब्लड वेसल की तरह इसके भी एक वेसल होते हैं जो है, लगभग पूरे शरीर में ये भी पैरेलल चलते रहते हैं जो है। और तीसरा है आपका कार्टिएज और बोन कनेक्टिव टिश्यू जो है, उपास्थि और अस्थि। यह भी जो है हड्डी को, और कार्टिएज टिश्यू, जो कार्टिएज टिश्यू एक मुलायम टिश्यू होता है, जैसे नाक के हमारा टिप है, कान का ईयर है, ये है हमारा जो है कार्टिएज, ये भी कनेक्ट करता है। और बोन, जो हड्डी पूरा एक फ्रेम ही है जो एक दूसरे से जो है कनेक्ट होता है और पूरे शरीर के एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो और हड्डी के दोनों हड्डी के बीच में जो गैप होता है, वहाँ भी ये कार्टिएज जो है पाया जाता है, ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू उन ऊतकों का मुख्य गुण है जिनके कारण यह अंगों को गति प्रदान करने में सक्षम है। मानव शरीर में यह 3 प्रकार का मस्कुलर टिश्यू है। सबसे पहले स्केलेटल और वॉलेंट्री मस्कुलर। यह जोड़ों पर अस्थियों को गतिशील करता है। यह जो है टिश्यू क्या है कि ये वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक होता है और रेखीय है, जो हड्डी और मसल को ये जोड़ता है। जैसे हमारे जो है हाथ में हड्डी है, जो क्योंकि ये ऐच्छिक ये है कि इसको हम अपने अनुसार जो है इसका मूवमेंट कर सकते हैं, चला सकते हैं, वो करते हैं, इसलिए इसको जो है वॉलेंट्री मसल कहा गया है, जो हड्डियों को जो है गति देता है। और दूसरा है स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल, जो शरीर के हमारे आंतरिक भाग में यह टिश्यू पाया जाता है। इसमें जो है ये अपने आपके इच्छा अनुसार नहीं चलेगा। जैसे ये जितने आर्गन है, ये जो है उसके ये टिश्यू हैं जो अपने आप काम करते हैं। जैसे अब छोटी आंत है, तो वो आंत तो अपना काम करेगा, आप चाहो तो ये उसको रोक दो जो है, तो वो नहीं रोक सकते। बड़ी आंत, जितने आर्गन है, हार्ट है, वो अपना पंप करेगा ही जो है। इस तरह से इसको जो है इनवॉलेंट्री मसल्स कहा गया है। कार्डिक मसल, ये हृदय पेशी, ये भी जो है एक तरह से अनैच्छिक टिश्यू ही है। इनवॉलेंट्री जो है, बस इन दोनों टिश्यू में एक अंतर ये है कि इसमें ब्रांचेज होते हैं, कार्डिक मसल्स में, टिश्यू में, और उसमें जो है ब्रांचेज नहीं होते हैं। बाकी ये भी जो है अनैच्छिक और स्मूथ टिश्यू है। तीसरा है नर्वस टिश्यू। यह ऊतक फास्फोलिपिड का बना हुआ है और इसका भोजन मात्र ग्लूकोज होता है। ये वही न्यूरॉन
टिश्यू है जो है न्यूरॉन से बना हुआ है, जो हमारा स्पाइन और ब्रेन के टिश्यू हैं, और जिसका भोजन मात्र केवल जो है ग्लूकोज है। ये न्यूरॉन कार्डिक ये फ्लेक्सस, स्पाइन और नर्वस को जो है कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारा शरीर की से कोई भी सूचना लेनी होती है तो इसी कारण जो है फ्लेक्सस से जो है हमारे ब्रेन में जाता है और वहां से जो है वो नियंत्रित करता है। तो ये नर्वस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका ये जो है करता है। और पांचवा है आपका जो है फ्लूइड टिश्यू, जैसे लिम्फ टिश्यू था उसी तरह से ये फ्लूइड टिश्यू एक तरह से एक कनेक्टिव टिश्यू के ही अंदर आता है। ये जो है जैसे रक्त जो है ब्लड भी एक टिश्यू है जो है जिससे हमारा जो है पूरे शरीर में शरीर को कनेक्ट करता है। इसमें जो प्लाज्मा होता है और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये भी एक तरह से जो है प्लाज्मा से ही हमारा जो है फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स ये पूरे शरीर में जो है आते जाते हैं। और आरबीसी जो है गैसेस को जो है ले जाते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से जो है। डब्ल्यूबीसी जो है एंटीजन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो है ये ब्लड एक तरह से जो है ये तरल फ्लूइड जो है टिश्यू ये शरीर में पाए जाते हैं। अब कोष झिल्ली सर जो है ये आप बता दीजिए ट्रांसपोर्ट का जो है काम कैसे होता है जो है। जैसे हमारे झिल्ली में जो पोषक तत्व आते हैं और जाते हैं, ट्रांसपोर्ट जो होता है वही होता है। उसमें एक्टिव और पैसिव दो होते हैं। पैसिव में जो है ऊर्जा खत्म नहीं होती क्योंकि वो ऊपर से नीचे आते हैं, और एक्टिव में जो है ऊर्जा का खर्च होता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे पहाड़ पे अगर चढ़ाई करिए तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टर हो गया, और पैसिव जो है ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे आया तो उसमें हमारी जो है ताकत नहीं लगती। बाकी डिटेल सब बता देंगे इसको क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, नर्वस टिश्यू पढ़ा ना। नर्वस टिश्यू में क्या लिखा हुआ है? इसका भोजन मात्र ग्लूकोज होता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई आदमी थका हुआ हो, ठीक है, खूब थका हुआ हो, खूब पढ़ने वाला हो, और पढ़ने का मतलब पढ़ने में ब्रेन का काम कर रहा हो, तो ब्रेन का भोजन मात्र ग्लूकोज है। तो आप लोग बताइए, स्पेशली लेडीज, कि जब कोई अगर आपका बच्चा पढ़ने में रात में थक जाए तो आपको क्या देना चाहिए? सर मीठा। हाँ, मिठाई ग्लूकोज देना चाहिए, क्योंकि नर्वस टिश्यू का एकमात्र भोजन ग्लूकोज है। तो अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो उसकी ब्रेन फंक्शनलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उनींदा महसूस करेगा, पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं होगा, उतना याद नहीं रह पाए, मेमोरी उसी से जुड़ा हुआ है ना, मेमोरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर दूध भी दीजिए, दूध दे सकती हैं, लेकिन दूध भी दीजिए तो उसे उसमें शुगर जरूर मिलाइए, ग्लूकोज जरूर दीजिए, ठीक है। तो ये है, तो ये इसमें कैल्शियम की, इसमें साल्ट की, पोटेशियम की, इन सब की जरूरत पड़ती है नर्वस टिश्यू को। और चीज नोट कर लीजिए, इसमें फैट की भी जरूरत पड़ती है। तो फैट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इसलिए ब्रेन के लिए भी बहुत आवश्यक तत्व है। अब ग्लूकोज तो है ही। हम लोग आते हैं, अब कोई भी सेल जब बना तो हम लोगों ने कहा कि सेल में चारों तरफ क्या होता है? एक झिल्ली होती है।
और एक झिल्ली के साथ साथ, जैसे हमारे घर का दरवाजा है, घर बना हुआ, दरवाजे बने हुए हैं, तो कभी कभी घर में 3-4 दरवाजे होते हैं, कहीं कहीं 1-2 दरवाजे होते हैं। तो वैसे ही सेल के बाहर जो हमारी झिल्ली है उसमें उसमें दरवाजे बने हुए हैं, उनको आप कोई डायमीटर के कोई छेद कह सकते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सेल के अंदर कोई काम हो रहा है, जैसे शरीर में काम हो रहा है, तो शरीर में हमने काम किया तो हमको कुछ वेस्ट बाहर निकालना है ना, तो हमारे लिए तो एयर है, एयर वातावरण है, उसमें हमने अपने अपने डिफ्यूज को बाहर निकाल दिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया। वो सेल है, उसको तो बाहर निकालना है, तो वो बाहर निकालेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई चीज उसको आनी होती है। आप घर में रहते हैं तो घर में कोई सब्जी आएगी, कोई सामान आएगा, कोई पानी आएगा, ये सब जो आएगा वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए महीन महीन छेद होते हैं, वो दरवाजे होते हैं। दरवाजे आप समझ लीजिए। अब सेल में जब दोनों तरफ आने का भी और जाने का भी हो, तो अब उसमें सेल ने ये नहीं कहा हुआ है, जैसे हमारे होता है, कभी आप लाल किले पे जाइए या राष्ट्रपति भवन में जाइए, तो कहीं गेट नंबर 4 खुला हुआ है, गेट नंबर 3 बंद है। ये उनकी मर्जी है, उन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा है, डिफेंस को दृष्टि देखते हुए या कोई और कारण से। वैसे ही हमारे सेल में जो ये है, तो ये सब सेल का न्यूक्लियस है, वो बताता है कि नहीं, हम ये दरवाजा बंद रखेंगे, इस दरवाजा खुले रखेंगे, इस दरवाजे को इस कंडीशन में छोड़ेंगे, इस कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्या होता है, जो कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें आपको सेल के अंदर क्या है, एनर्जी क्या है, हमारे यहाँ एटीपी अणु। तो एटीपी अणु को हम लोग कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे यहाँ रुपए चलता है, वैसे वहां करेंसी चलती है। तो वो एटीपी अणु, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत हर जगह पड़ती है, तो कुछ ऊर्जा, कुछ परिवहन, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और कुछ में नहीं पड़ती। तो जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो सक्रिय एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं, और जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती पैसिव कहलाते हैं। अब ऊर्जा की आवश्यकता किसमें पड़ती है, इसमें लिख भी दिया गया है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये केवल एक ही है। ऐसे तमाम जो है जिनको जब मूवमेंट कराते हैं तो हमको सेल की ऊर्जा को, यानी हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। एटीपी अणु हमारा खर्च होता है। हमारे पास मान लीजिए 7 किलो कैलोरी एक बनी, एक बार एक केमिकल रिएक्शन से, तो उसको आपने दौड़ने, कूदने, खेलने कूदने में खर्च किया, वो भी खर्च हुए, और यहाँ सोडियम, पोटेशियम अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें भी खर्च हुई। तो हमारी ऊर्जा अधिक खर्च न हो, इसके लिए कुछ और व्यवस्थाएं भी है, उसको कहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, ये केवल जो आपका फिजिक्स के सिद्धांत है, साइंस के सिद्धांत है, उनके अनुसार ये है। कैसे, हम लोग पढ़े होंगे कि पानी में कोई चीज, चीनी घोल दीजिए तो चीनी घुल जाती है, नमक घोल दीजिए नमक घुल जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सोल्यूशन बोल देते हैं, हिंदी में विलियन बोल देते हैं, विलियन। तो सॉल्यूशन तो एक सॉल्यूट हुआ, सॉल्यूट माने जो घुला है, घुला क्या है, चीनी, नमक, और घोलने वाला कौन था, पानी। तो एक विलायक हुआ, है ना, और एक सॉल्यूट हुआ और एक सॉल्वेंट हुआ। तो सॉल्यूट माने जो घुला, सॉल्वेंट माने जो घोलने वाला है, और जो बना वो सॉल्यूशन। तो ये सिस्टम कैसे होता है, इस पर बात हो रही है। फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, हाइड्रो माने होता है जल, स्टैटिक माने प्रेशर, एक ही समान जल दाब, यानी इस यहाँ पर अगर कोई पानी है और ये बराबर लेवल पर है, तो उस पर जो है जल दाब बराबर का है, नीचे से ऊपर तक यहाँ तक है, तो उस सब में जल दाब बराबर होगा। दबाव डालता है ना, हर दबाव डालता है तो पानी भी दबाव डालता है। तो सबका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर एक ही समान धरातल पे समान जलदाब पर है, तो क्या उसके लिए है, तो वो उन्होंने कहा कि प्रेशर या सांद्रता पर निर्भर डिफ्यूजन विधि से। तो एक तो ये तरीका हुआ, कैसे होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट
की ये विशेषता होती है कि जो सॉल्यूट, अगर मान लीजिए एक एक तरफ आप भर दीजिए खूब नमक और एक तरफ कम नमक, और बीच में कोई ऐसी मेम्ब्रेन भर दीजिए जिससे आना जाना संभव हो, तो क्या होता है, नमक जिधर अधिक है तो उधर नमक चला जाएगा, दूसरी तरफ नमक जिधर अधिक है नमक कम तरफ चला जाएगा, और उल्टा देखिए, पानी जिधर कम नमक है उधर का पानी इधर आ जाएगा। यानी दोनों यूं करते हैं, पानी अधिक यहाँ है तो पानी इधर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम सॉल्यूट है, कम चीनी है। मान लीजिए चीनी की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ चीनी कम है, एक तरफ चीनी अधिक है, तो जिस तरफ अधिक चीनी है वो कम तरफ चीनी की ओर चली जाएगी, और जिधर और पानी क्या करेगा, पानी जिधर चीनी कम है उससे दूसरी तरफ चला जाएगा, ताकि दोनों बराबर हो जाए, ताकि दोनों बराबर मिठाई वाली हो जाए, दोनों बराबर। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 15-20 मिनट बाद कि दोनों तरफ अगर एक कोई मेम्ब्रेन लगा दे इसमें और वो थोड़ा सा पोरस हो, जिसमें छेद हो और जा सके, तो क्या होगा, दोनों तरफ आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद दोनों तरफ मीठा बराबर हो गया है। एक तरफ मीठा कम था, एक तरफ मीठा अधिक था, लेकिन दोनों बराबर हो गए, आपको 15 मिनट बाद मालूम पड़ेगा। ये जो है, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन विधि। ठीक, इनमें क्या लिखा हुआ है, अंदर बाहर के तरलों में तत्वों की सांद्रता, मतलब जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, सॉल्यूट माने जो घुला हुआ है, तो क्या करेगा, वो तत्व बाहर से अंदर, अगर बाहर की तरफ अधिक है, बाहर इधर बाहर कर दीजिए और इधर अंदर, तो बाहर की तरफ अधिक है तो अधिक वाला इधर आ जाएगा, और इधर जो घुलने वाला है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये वाला है डिफ्यूजन विधि। एक ही समान जल दाब पर अंदर और बाहर के तरलों में जो सांद्रता तत्वों की, मतलब जो घुला हुआ है उसकी कंसंट्रेशन चेंज अगर है, परिवर्तित है, मतलब अंतर है, तो वो अंदर और बाहर मूवमेंट करेगा ताकि बराबर हो जाए। फिजिक्स का सिद्धांत है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे ही होता है। ठीक है, क्यों? जब आपके लंग्स में ऑक्सीजन अधिक होती है तो क्या होती है, लंग्स में ऑक्सीजन अधिक हुई तो, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में अधिक हुई तो ब्लड से उधर चली जाएगी, और वहां वाली अधिक इधर आ जाएगी। इस तरह यू ट्रांसफर हो जाता है। वो दबाव डालेगा ऑक्सीजन, वो चला जाएगा आपके सेल में, उसमें रक्त वाले में, कैपिलरी में, और कैपिलरी में और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो वो चली जाएगी उधर। इस तरह वो लंग्स में ट्रांसफर हो गई। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह होता है। ये इसी सिद्धांत, इसमें कोई फिजिक्स का सिद्धांत है, इसलिए इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। फिल्ट्रेशन, इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, यानी ऊपर नीचे होना चाहिए। यहां से आप जैसे चाय, हम लोग चाय की सर एक मिनट सर, ये बताइए प्लीज, अगर कोर्स में बीच में जब आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी क्यों है? जरूरी नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट है, अपने आप निकलती। ठीक, वो ऐसा है जो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती अपने आप है। कैसे बनती है? जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज के साथ साथ हम लोग, ग्लूकोज गया, और ग्लूकोज कहां से गया, रक्त से गया, और ऑक्सीजन भी कहां से गई, बोलिए? ऑक्सीजन भी रक्त के साथ चली गई, है ना? हाँ जी। दोनों जब वहां माइटोकॉन्ड्रिया में गए तो वहां क्या होता है, वहां केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और वो केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उससे बनता क्या है, बनता है आपको एटीपी अणु। 7 किलो कैलोरी मिलती है एटीपी अणु, यानी ऊर्जा, और उसमें जल बनता है, तो जल बाई प्रोडक्ट है। और तीसरा हमारा
वेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको कि हमको बाहर निकालना होता है। ठीक, ये है। तो अब देखिए फिल्ट्रेशन, ठीक है इसमें फिल्ट्रेशन वाले सिस्टम में इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, दोनों दो ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो इसके क्या होगा कि ऊपर से कोई चीज, हम लोग चाय क्या करते हैं, हम लोग चाय बनाए और उसको पत्ती को अलग करना है, तो हम लोगों ने ऊपर से डाल दिया तो नीचे हमारा हुआ और नीचे चला गया, तो एक ऊपर से नीचे वाला होगा, तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस के कारण ये हो जाता है। किडनी में ऐसे यूरिन छनेगी, यूरिन यूं होती है, ऊपर से रक्त आता है और नीचे चला जाता है, तो जो रक्त के बड़े वाले अणु होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और जो और जल वाले होते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं, और वो बाद में, तो ये इस सिस्टम से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस होता है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? ये भी सेमी पर, वहां भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन माध्यम से हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सेमी परमेबल मानी एक ऐसा हमने मेम्ब्रेन बना दिया जो छोटे अणु को निकाल दे या बड़े अणु को रोक दे, बस यही यही तरीका। तो उसको सेमी परमेबल, मतलब परमिट पूरा नहीं है। परमेबल क्या है, कुछ शर्तों पर उसने परमिट कर रखा है कि भाई घोड़ा निकल जाएगा, हाथी नहीं निकलेगा, ऐसा उन्होंने कर दिया। तो ऑस्मोसिस सिस्टम क्या है, पहले समझ लीजिए कि जब कोई लिक्विड, एक लिक्विड है, तो उसमें जैसे तरल है, केवल उस तरल में कोई तत्व मिलते जाते हैं, तो उसमें ये तत्व क्या करते हैं, ये एक कंसंट्रेशन क्रिएट करते हैं, और उस कंसंट्रेशन से वो अपनी जो जो लेयर होती, बाहरी लेयर होती है, उसमें एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए दरवाजा बनाए हो, इधर से आपने घर के दरवाजे हो, बाहर से 4 आदमी धक्का दे रहे हो, और दरवाजा केवल किसी से अटैच ना हो, बस केवल वो हो, रस्सा कसी वाला टाइप का हो, और इधर से आप 3-4 लोग धक्का दे रहे हो, उधर से 3-4 वो धक्का दे रहे हो, तो जो जिसका ताकत अधिक होगी वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर बाहर वाले ताकत अधिक होगी तो वो अंदर दरवाजा छोड़ के आ जाएगा, अगर आपकी अधिक ताकत होगी तो वो आ नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होगा कि ऑस्मोसिस, ये जो तत्व है लिक्विड, और लिक्विड तरल के साथ साथ जो हमारा तत्व है, मतलब कोई एलिमेंट है, कोई भी चीज है, वो एलिमेंट दोनों मिलकर के एक कंसंट्रेशन बनाते हैं, और वो कंसंट्रेशन से एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक प्रेशर डेवलप करते हैं बाहरी दीवारों पर, जो बाहरी जो उसका कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग पे एक ऐसा प्रेशर देते हैं जिसके द्वारा जिसको चाहे वही आ पाए, ऐसा नहीं कि सब कोई भी आ जाए, तो वो एग्जर्ट करते हैं उस प्रेशर के माध्यम से वो बाहरी उसमें, ताकि कोई आ ना पाए। अब कोई बाहर ताकतवर उससे अधिक होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो ये क्या होगा, इसमें झिल्ली के दोनों ओर मौजूद तरलों में घुले तत्वों की सांद्रता सामूहिक रूप से ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एक दूसरे को अपनी तरफ आने से रोकते हैं। लेकिन जो पावरफुल होता है वो दूसरे में आ जाता है। तो जल में भीग रही किशमिश का में पानी का प्रवेश इसी सिस्टम से होता है कि पानी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस किशमिश वाला वो रोक नहीं पाता और पानी अंदर चला जाता है। तो ये हम लोगों का सेल चैप्टर है। और कोई प्रश्न, कोई आप बता रहे थे कोई, और कोई प्रश्न जिसमें जो है? सैली ग्रोवर, एनीथिंग फ्रॉम यू? नहीं सर, कोई अभी अभी कोई प्रश्न नहीं है। आदित्य राज, आपका कोई? स्वाति मैम, आपका म्यूट है। आपका म्यूट है मैडम, आपका म्यूट है, म्यूट। सर इसमें स्केटरी वैक्यूल्स ये क्या काम करता है हैं? इसमें?
स्क्रेटरी वैक्यूल्स जो है इसमें जो है सेल में वो भी एक आयन है, वो क्या काम करता है? और ऑर्गेनल होगा ना? हाँ, आर्गेनल है। अरे तो सेमेस्टर 1 का बात है, सेमेस्टर 4 की बात आप कर रहे हो। नहीं नहीं, उसी में लिखा हुआ है ना। किसमें? इसमें कहा? इसमें टाइप किताब टाइप में? आप उसमें, हाँ किताब में जो है वो जो 3-4 उसमें दिए हैं ना। 4 ही तो है, 5 है। नहीं, उसके गोले के अंदर जो उन्होंने अलग अलग लिखा है इसमें। अच्छा अच्छा, ये टाइप राइबोसोम, टाइप्स। पेरेक्सोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सिटिव वैक्यूल। अरे तमाम एक्सक्रीटरी वैक्यूल, ऐसा है तमाम सेल के अंदर बाहर निकालने के तमाम तरीके हैं। हम लोगों को जो जरूरत पड़ती है, देखिए हम लोग साइंस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग ये देखना, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की कहीं कमी हो जाए तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देख लेंगे, या हम गोल्गी ऑपरेटर में देख लेंगे, या राइबोसोम में देख लेंगे। तो हमको उसका ट्रीटमेंट करना है, उस पर्टिकुलर सेल में राइबोसोम का ट्रीटमेंट करना है, या हमको न्यूक्लियस का ट्रीटमेंट करना है। तो हमारे पास अलग से कोई वो नहीं है, हम उसी पर एनर्जी बेसिस पर हम देख लेते हैं कि हमको कहाँ ट्रीटमेंट करना है, बस। दूसरा डिवीजन, हमको तो केवल जो है केवल इतना एक्यूप्रेशर के पॉइंट से करना है। हाँ, इतना जानना है कि हम ये जान जाए कि हाँ सेल में होता क्या है। तो जी ऐसा जी नहीं सर। जानना है कि भाई सेल के बारे में हम लोग रिसर्च करने लगे और वो, ऐसा हमको आवश्यकता नहीं हमारी। तो ये तो थेरेपी हाँ बहुत जगहों पर तो बीएचबी है ही नहीं। जी जी सर। हाँ। प्रोफेसर कार्ल ड्यूब अगर जब पढ़ाते थे तो उनके बीएचबी था ही नहीं। वो केवल अपना सिद्धांत बनाते थे कि हाथ को उन्होंने देखा, हाथ को ठंडा है, हाथ को गर्म है, उसके बेसिस पर एक निर्णय लिया और ऊर्जा का कर दिया। ये तो यहाँ पर प्रयागराज ने इसको शुरू किया ताकि हम लोग ये तो समझ जाए कि होता क्या है बेसिक सेल नॉलेज में। तो हो जाए जो है। हाँ सही बात हाँ, है। हमारी सारी जी नॉलेज, कम से कम इतनी नॉलेज हो जाए, धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ेगी आप लोग और करेंगे। तो हम लोग फिर इस, जैसे ये वीडियो बन रहा है, उसको वीडियो को शेयर करें, हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें, ज्ञान का ट्रांसफर करें। जब तक ज्ञान ट्रांसफर नहीं होगा तब तक ज्ञान बढ़ेगा नहीं। उल्टा है ना, और जगह तो धन खर्च करेंगे तो धन खर्च हो जाता है। यहाँ ज्ञान को आप जितना बढ़ाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा, बार बार दूसरे को देंगे तो और आपके बढ़ता जाएगा, उसका भी बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा, एक ही वो है। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते रहेंगे तो विधा शक्तिशाली होगी, और विधा शक्तिशाली होगी तो खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग दोबारा आते हैं।